हेलो फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 33 है। आज हम वापस से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कुछ पोर्शन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है इसको स्टार्ट किया है, और आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का अगर लेक्चर देखें तो आज पार्ट थर्ड है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। तो आज हमने क्या टॉपिक देखना है, तो देखो आज हमारा जो टॉपिक है वो एसिड बेस एंड इम्बैलेंस के ऊपर है। लास्ट टाइम हमने 2 लेक्चर में फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस के ऊपर देखा था, डिहाइड्रेशन वगैरह को डिटेल में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस एंड इम्बैलेंस। हर एक नर्सिंग एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का नर्सिंग एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का नर्सिंग एग्जाम है, चाहे वो एम्स, जिपमर, एसजीपीजीआई है ना, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, सीएचओ हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है। और इजी है, टफ नहीं है। बस यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एसिड बेस एंड एसिड बैलेंस एंड एसिड बेस का बैलेंस और इम्बैलेंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है और कहाँ पूछा गया है। डब्ल्यूसीएल नर्सिंग जो स्टाफ नर्स है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस, जब हम एबीजी एनालिसिस करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गेस, जब हम एबीजी का एनालिसिस करते हैं तो ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, ब्लड को कहां से कलेक्ट किया जाता है। आपको पता है कि एबीजी का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम ब्लड को लेबोरेटरी रिपोर्ट ब्लड से देखते हैं। तो ब्लड कहां से कलेक्ट किया जाता है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि हम वेन से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। कोई भी एनालिसिस करने के लिए, जैसे एलएफटी करना है, केएफटी करना है, तो हम कहां से ब्लड वेन से निकालते हैं। बट एबीजी एनालिसिस में कहां से निकालेंगे, क्या वेन से निकालेंगे, तो नहीं, आर्टरी से निकाला जाता है। तो एबीजी में ए याद रखो, ए स्टैंड फॉर आर्टरी। तो आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरयूएचएस एमएससी नर्सिंग में पूछा गया है 2018 में क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन एबीजी एनालिसिस विच पैरामीटर आर असेस्ड, कौन से पैरामीटर को असेस किया जाता है एबीजी एनालिसिस में। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज तो आपको पता चल गई कि एबीजी एनालिसिस में ब्लड को कलेक्ट कहां से किया जाता है, आर्टरी से किया जाता है। अब साथ ही में एबीजी एनालिसिस में क्या क्या पैरामीटर्स हम देखते हैं, तो क्या हम सोडियम बाइकार्बोनेट को देखते हैं, बाइकार्बोनेट तो देखते हैं, पीएच को भी देखते हैं। तो बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पीएच, बिल्कुल इन सभी को देखते हैं हम। और साथ में बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पीएच। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बी मोस्ट रेलेवेंट है, क्योंकि सब चीजों को हम देखते हैं। यहाँ पे बाइकार्बोनेट को भी देखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखा जाता है, ऑक्सीजन को भी देखा जाता है और पीएच को भी देखा जाता है। बी इज मोस्ट रेलेवेंट आंसर। तो एबीजी एनालिसिस जो है, एबीजी एनालिसिस में रिपोर्ट इंक्लूड क्या क्या है, इसमें पीएच देखा जाएगा, बाइकार्बोनेट देखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 देखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम और पोटेशियम, इन सबको देखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी आपने देख ली है। अब जो मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पिक्चर है ये अगर आपको आज समझ में आ गया तो समझ लो आज का जो टॉपिक है, या अब कोई भी क्वेश्चन एबीजी एनालिसिस में आपको एग्जाम में आएगा, आप उसका इजीली आंसर कर पाओगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं इतने दावे के साथ, क्योंकि देखो एबीजी एनालिसिस यहीं से, ये अगर चार्ट आपको आता होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल लोगे। अब ध्यान से फोकस्ड वे में समझना, एक एक चीज को धीरे धीरे करके बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। अब देखो एबीजी एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस की फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या है, आर्टेरियल ब्लड गैस, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब एबीजी एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं एसिड बेस का बैलेंस। किसको चेक करते हैं, एसिड बेस के बैलेंस को, साथ में ऑक्सीजनेशन देखते हैं कि पेशेंट में ऑक्सीजनेशन कितनी है। अब सबसे पहले हमें नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो देखो एक चीज आ जाती है पहले, पीएच, ठीक है। तो ये जो पीएच होता है, पीएच ध्यान से समझना, पीएच स्केल होता है। पीएच में 7 जो है, 7 पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 पीएच, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, ना ये एसिड है ना ये बेस है। और 7 से जब हम आगे की तरफ, राइट की तरफ चलेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 तक ये जो है, 14 तक ये क्या होता है, बेसिक होता है। और जब हम पीछे की तरफ आएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, तो 7 से 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ की तरफ जब हम लेफ्ट की तरफ आते हैं तो एनवायरमेंट जो है एसिडिक हो जाता है। तो पीएच स्केल में अगर वैल्यू 7 से नीचे है तो एसिडिक है, और पीएच स्केल में अगर वैल्यू 7 से ऊपर है तो बेसिक है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर। तो मतलब पीएच अगर 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है, पीएच अगर 7 से ऊपर है तो बेसिक है। ये पीएच होता है। बट अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मली पीएच कितना होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में नॉर्मल पीएच कितना होता है,
तो 7.35 से लेकर 7.45 ये वैल्यू है नॉर्मल पीएच की, ठीक है, नॉर्मल पीएच है। अब अगर 7.35 से नीचे आ गया, 7.35 से नीचे की वैल्यू आएगी तो हम इसको बोलेंगे एसिडोसिस, ठीक है। और अगर 7.45 से ऊपर की तरफ वैल्यू चली गई, इसको बोलेंगे एल्केलोसिस, ठीक है, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस मतलब बेसिक, क्लियर। तो एसिडोसिस 7.3 से नीचे, 7.45 से ऊपर एल्कलोसिस। यहां तक समझ आ गया। एक चीज और समझो, यहाँ पे जो एसिडिटी है, एसिड की कंसंट्रेशन, मतलब एसिड कितना स्ट्रांग है, वो हमको पीएच स्केल में कैसे पता चलेगा। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ 6 भी एसिडिक है और 4 भी एसिडिक है, क्या 6 और 4 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, क्या 6 है या 4 है। याद रखना, जब हम लेफ्ट की तरफ आते हैं, जैसे जैसे हम पीएच स्केल में लेफ्ट की तरफ चलते जाएंगे, वैसे वैसे एसिड की एसिडिटी स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है। जैसे जैसे लेफ्ट आएंगे स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी, मतलब 4 pH इज मोर एसिडिक देन 6 pH। और अगर बेसिक की बात मैं करूं तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो मतलब जो यहाँ पे मान के चलो 8, 9, 10, तो 10 इज मोर बेसिक देन 9 एंड 9 इज मोर बेसिक देन 8, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब तो पीएच कितना है नॉर्मल, नॉर्मल पीएच की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल पीएच कितना आ जाता है, नॉर्मल पीएच आता है 7.25 से 7.45, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सेकंड चीज, सेकंड वैल्यू क्या देखते हैं हम, सेकंड वैल्यू एबीजी एनालिसिस में क्या देखते हैं, पहली वैल्यू तो आ गई पीएच, सेकंड वैल्यू क्या देखते हैं हम, सेकंड वैल्यू देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ट्रिक याद रखने की, यहीं से उतार दो, 7.35 का 35, 4.4 7.45 का 45, इन दोनों को नीचे उतारेंगे तो देखो PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं बोलूं तो 35 से लेकर 45 क्या है, mmHg, 35 से 45 mmHg ये नॉर्मल होता है। और अब अगर 35 से नीचे हुआ, अगर 35 से नीचे हुआ या 45 से ऊपर हुआ, याद रखना 35 से नीचे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम है हमारी बॉडी में तो एल्कोलॉसिस है, 35 से नीचे होगा तो इसको हम एल्कोलॉसिस बोलेंगे, और 45 से ऊपर होगा इसको एसिडोसिस। ये बेसिकली पीएच के अपोजिट होता है। तो देखो PaCO2 अगर 35 से नीचे है, 35 से नीचे है तो बोलेंगे एल्केलॉसिस, और 45 से ऊपर है तो बोलेंगे एसिडोसिस। क्या अब यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक बात समझ आ गई। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या चीज थी, मैंने आपको बताया कि PaCO2 कितना होता है, PaCO2 जो है वो होता है 35 से 45 mmHg। यहां तक क्लियर है। सेकंड चीज है आपका बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या है नॉर्मल, बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू आ जाती है 22 से लेकर 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो एक दूसरी वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू हमारे पास है बाइकार्बोनेट, ठीक है, सेकंड वैल्यू क्या है बाइकार्बोनेट, तो कितना है 22 से 26। और PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आप हमेशा याद रखेंगे ये होता है 80 से 100 mmHg, ठीक है। और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सैचुरेशन याद रखना हमेशा 95 से 100% होती है, 95 से ऊपर होनी चाहिए सैचुरेशन। कैसे चेक करते हैं हम ऑक्सीजन की सैचुरेशन पेशेंट में, तो ऑक्सीमीटर आपने देखा होगा, फिंगर पे वो क्लिप सा लगाते हैं उसको ऑक्सीमीटर बोलते हैं, तो वहां पे हम सैचुरेशन चेक करते हैं पेशेंट की। सैचुरेशन क्या हो गया, सैचुरेशन सिंपली ब्लड में कितने परसेंट ऑक्सीजन घुली हुई है, हमेशा 95% से अबव होनी चाहिए। क्या ये जो आप पैरामीटर्स है कितने 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 के 5 पैरामीटर की नॉर्मल वैल्यू आपको पता चल गई। अब हम समझेंगे मेन जो टॉपिक है हमारा एबीजी, जो है एबीजी का डिसऑर्डर, ठीक है। अब डिसऑर्डर क्या होता है, देखो डिसऑर्डर में सबसे पहले हम समझते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। तो देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, नाम से पता चल रहा है एसिडोसिस, एसिड मतलब पीएच कम, ठीक है। तो देखो एसिडोसिस में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, ठीक है। तो पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और CO2 क्या हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था CO2 जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी 45 से ऊपर की तरफ जाएगा तो एसिडोसिस होगा ना। और रेस्पिरेटरी क्यों बोला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम गैस है, एक्सपायर करते हैं हम इसको, बाहर की तरफ इसको निकालते हैं।
तो एसिडोसिस क्यों बोला? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज्यादा है, 45 mmHg से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, मतलब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा होने का मतलब ही क्या है? एसिडोसिस। तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट का कोई रोल नहीं होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। बस याद रखना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में या तो बाइकार्बोनेट नॉर्मल होगा या तो बड़ा हुआ होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ जाती है, डिसऑर्डर आ जाता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एल्कलोसिस मतलब बेसिक, मतलब पीएच क्या होगा? कम होगा। तो देखो, सॉरी, पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि पीएच कम होने का मतलब एसिडिक है, तो पीएच ज्यादा है, तो देखो पीएच यहाँ ज्यादा है ना, तो पीएच बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अब यहाँ पे बात करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तभी तो बेसिसिटी आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। क्लियर? तो और बाइकार्बोनेट क्या है? या तो नॉर्मल होगा या कम होगा। याद रखो यहाँ पे, जो बाइकार्बोनेट होता है ना, जो बाइकार्बोनेट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा ही होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है तो या तो कम होगा या तो नॉर्मल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है या तो बढ़ेगा या तो नॉर्मल रहेगा। समझ आ गया? अब हम आते हैं मेन, जो हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है वो कौन सी आ जाती है? इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक क्यों बोला? यहाँ पे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे पीएच का। तो एसिडोसिस में पीएच क्या होगा? कम होगा। ठीक है, पीएच कितना? 7.35 से कम होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? या तो नॉर्मल होगा या तो कम हो रहा होगा। समझ आ गया? और बाइकार्बोनेट क्या होगा? बाइकार्बोनेट भी कम होगा। बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब बाइकार्बोनेट जो है बेसिक है, बेस कम हो रही है और पीएच कम हो रहा है, तो एसिड की तरफ जा रहे हैं हम, है ना? बेस का कम होना, एसिड का, पीएच का कम होना, तो मतलब ये क्या है? एसिडिक है। तो इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। एल्केलोसिस का मतलब ही क्या है? पीएच का बढ़ना। तो पीएच बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा या तो वो नॉर्मल होगा तो बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे एक चीज ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक याद रखना, रेस्पिरेटरी में हमेशा अपोजिट देखने को मिलता है। किस किस के बीच में? पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। देखो ध्यान से, रेस्पिरेटरी में एसिडोसिस में पीएच अगर कम हो रहा है, सीओएच क्या है? बढ़ रहा है, तो अपोजिट है ना। और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में पीएच अगर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ये अपोजिट है ना। जब भी ये अपोजिट कंडीशन आपको मिलेगी तो आपको पता चलना चाहिए कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एबीजी का। और अगर इक्वल होगा तो मेटाबॉलिक को कैसे पढ़ेंगे? इक्वल कैसे पकड़ेंगे? अगर पीएच कम हो रहा है, अगर पीएच कम हो रहा है तो बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, अगर पीएच बढ़ रहा है तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ रहा है, अगर पीएच कम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भी कम या नॉर्मल हो रहा है, अगर पीएच बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल या बढ़ रहा है, तो ये इक्वल आ जाता है। और रेस्पिरेटरी में अपोजिट, फिर से बता रहा हूं, अगर पीएच कम हो रहा है तो CO2 बढ़ रहा है, या तो बाइकार्बोनेट भी देखो बढ़ रहा है। तो मतलब ये क्या है? अपोजिट है ना। पीएच के अपोजिट है तो रेस्पिरेटरी, पीएच के सिमिलर है, इक्वल है तो मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी पहचानने का ट्रिक जो है वो क्या है? अपोजिट होगा तो बोलेंगे रेस्पिरेटरी, इक्वल होगा तो बोलेंगे मेटाबॉलिक। अभी अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे, वैसे वैसे आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? मेन चीज नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसके बाद कम अगर हो तो एसिडोसिस बोलेंगे या बेसिक एल्कलोसिस बोलेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी ट्रिक क्या है? कैसे हम चेक करते हैं, कैसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं, वो याद रखना। सबसे पहले हम पीएच को चेक करेंगे, पीएच चेक हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन हम चेक करते हैं थर्ड स्टेप में बाइकार्बोनेट को। इज इट क्लियर? तो ये 3 स्टेप में हम एंड रिजल्ट में पहुंचते हैं कि एबीजी का कौन सा डिसऑर्डर पेशेंट में होता है, हम डायग्नोस करते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर। जो ये अभी की ये स्लाइड है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके निकलेंगे। जिस स्टूडेंट ने अभी ध्यान से इस चीज को समझ लिया, आगे आने वाले क्वेश्चन वो चुटकियों में सॉल्व करेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है? पीएच वैल्यू बिलो देन 7, 7 से नीचे तो एसिडिक है, तो क्या है? बी इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा एसिडिक। कहाँ पूछा गया था? तो ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज का एग्जाम है हरियाणा में, वहां पे पूछा गया था, तो आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया है? DSSB नर्सिंग ऑफिसर अगस्त 2019 में पूछा गया है। नॉर्मल रेंज ऑफ PaCO2, तो PaCO2 की नॉर्मल रेंज क्या थी? 35 से 45 mmHg। ठीक है, मैंने अभी पढ़ा दिया है, ये बता दिया है। और पीएच क्या होता है? पीएच नॉर्मल कितना होता है हमारी बॉडी में? 7.35 से 7.45। ठीक है,
और अगर हम, ये तो पी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात थी, अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बाइकार्बोनेट की बात करें, HCO3 की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो नॉर्मल रेंज ऑफ PaCO2 35 से 45 mmHg, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 35 से 45 कहाँ, ये है, तो डी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो डी आंसर है, तो नॉर्मल PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू आर्टेरियल ब्लड गैस कितना होता है 35 से 45 mmHg। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आपकी कहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये झालावाड़ राजस्थान का कोई मेडिकल कॉलेज है, 2010 में पूछा गया था। साथ में तिरुवनंतपुरम कोई कॉलेज है, वहां पे 2010 में, सेम साल में दो क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड अ नर्स रिकॉग्नाइज एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, एसिडोसिस मतलब पीएच बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी है तो अपोजिट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मुझे कैसे कैसे मैंने ट्रिक पकड़ी, रेस्पिरेटरी पहले तो मैं देखूंगा एसिडोसिस का मतलब पीएच क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, रेस्पिरेटरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है, तो एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस से पता चलता है एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, और पीएच कम होता है इसको ये बोलते हैं। तो ये क्ल्यू पकड़ो। अब ऑप्शन देखो, कौन सा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कौन सी कंडीशन है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करवा रही है, क्या एम्फाइसीमा ऐसी करवाती है, एम्फाइसीमा क्या कंडीशन होती है, एम्फाइसीमा याद रखना लंग्स का डिसऑर्डर होता है, इसमें एल्वुलाई जो है अपना सरफेस एरिया कम हो जाता है, एल्वुलाई की डिस्ट्रक्शन होती है इसमें, ये एम्फाइसीमा पढ़ेंगे डिटेल में, एम्फाइसीमा जब हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। अभी समझो एम्फाइसीमा है या हाइपर वेंटिलेशन। देखो हाइपर वेंटिलेशन में याद रखना कभी भी एसिडोसिस नहीं होता है, हाइपर वेंटिलेशन में एल्कलोसिस की कंडीशन बनती है, ये तो आंसर नहीं आएगा। डायरिया का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, डायरिया में उल्टा एसिडोसिस होता है, एल्कलोसिस नहीं होता, बट वो मेटाबॉलिक वाला होता है। तो एक्लेशिया, अब देखो एक्लेशिया कार्डिया मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, सारथी बैच में ही पूरा जीआई सिस्टम में करवा चुका हूँ, वहां पे मैंने एक्लेशिया कार्डिया भी पढ़ाया। अब जिस स्टूडेंट ने ये एक्लेशिया पढ़ा है उसको समझ आ गया यार एक्लेशिया का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे एसिडोसिस एल्कलोसिस के साथ। मुझे जरा बताओ, जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर देखा हुआ है, एक्लेशिया होता क्या है, कंडीशन क्या होती है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। अब इसका आंसर आ जाएगा एम्फाइसीमा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, इस एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में एक एक चीज को समझेंगे। पहले समझो एम्फाइसीमा होता क्या है। तो एम्फाइसीमा क्या है, एम्फाइसीमा इज अ प्रोग्रेसिव क्रॉनिक लंग डिजीज। क्रॉनिक मतलब बहुत देर से लंग की डिजीज है, करेक्टराइज्ड बाय द परमानेंट डिस्ट्रक्शन एंड ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वुलाई। एल्वुलाई जो है, एल्वुलाई की या तो परमानेंट क्या हो जाएगी, परमानेंट डिसरप्शन हो जाएगी, या तो परमानेंट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा एल्वुलाई, या तो ओवर इन्फ्लेमेशन, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ऑफ द एल्वुलाई विच आर द टिनी एयर सेक इन द लंग्स। तो होता क्या बेसिकली एम्फेसिमा किस में होता है, ये नॉर्मल लंग्स था, अब इंसान ने क्या किया, ठीक ठाक धुआं धुआं उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, सिगरेट पी रहा है, स्मोक कर रहा है, उसकी वजह से क्या होता है जो एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो होगा क्या बेसिकली, होगा ये कि इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन अंदर कम आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पाएगी, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो एसिडोसिस की कंडीशन कॉज कर देगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस CO2। एसिडोसिस में क्या कॉजेज हैं इसके, तो एसिडोसिस जो है कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। किसकी वजह से होता है, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, जब एम्फाइसीमा है तो कहां से वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, एंड द सब्सिक्वेंट रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिटेन रहेगा बॉडी में क्योंकि निकलेगा ही नहीं, एल्वुलाई ही प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। तो दो चीजों से, एक तो इनएडिक्वेट जो है वेंटिलेशन है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिटेंशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन से क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन में क्या हो रहा है, वेंटिलेशन ही प्रॉपर नहीं है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। तो हाइपोवेंटिलेशन ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी डिफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में है जिसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन हो रही है और रेस्पिरेटरी सेंटर लाइक सीओपीडी। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं हाइपोवेंटिलेशन की, किस वजह से हो सकती है, या तो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, या तो रेस्पिरेटरी सेंटर में कोई दिक्कत आ गई, ब्रेन में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वहां पे कोई दिक्कत आई है। अब कौन सी प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या तो सीओपीडी होगा, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब ये कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है,
ये कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो अभी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलता है, कम एयर पास ऑन हो जाती है। तो इसमें कंडीशन क्या 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 आती है? ब्रोंकाइटिस आ जाता है, ब्रोंकियोस्टेसिस आ जाता है, एम्फाइसीमा आ जाता है, अस्थमा आ जाता है, निमोनिया आ जाता है, उसके बाद एटिलेक्टेसिया आ जाता है एंड पल्मोनरी इडिमा। तो ये सारी जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉज करती हैं किसको? हाइपो वेंटिलेशन को। और ये हाइपो वेंटिलेशन एंड में किसको कॉज करती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कॉज करती हैं। तो सीएनएस डिप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डिप्रेसेंट जो है, फॉर एग्जांपल अब देखो, अगर हम सीएनएस डिप्रेसेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेडेटिव्स ले रहे हैं, ओपियोइड ले रहे हैं, एनेस्थीसिया ले रहे हैं, एटसेट्रा, तो ब्रेन ट्यूमर है या एंड एनी कंडीशन विच कॉज रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ब्लड, ये भी किसको कॉज करेगा? ये भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कॉज करेगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है? यूपीएमसी नर्सिंग ऑफिसर मार्च 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाइपोवेंटिलेशन फ्रॉम पल्मोनरी, कार्डियक, मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर डिजीज। मतलब हाइपोवेंटिलेशन हो रही है किस वजह से? पल्मोनरी की वजह से। पल्मोनरी मतलब लंग्स में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से, कार्डियक मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से, मस्कुलोस्केलेटल मतलब मसल स्केलेटल सिस्टम की कोई दिक्कत है उसकी वजह से, या न्यूरोमस्कुलर डिजीज, नर्व और मस्कुलर डिजीज है कोई उसकी वजह से। डिजीज कैन कॉज, क्या कॉज कर सकता है? क्या यह मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कॉज कर सकता है? क्या ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर सकता है? क्या ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज कर सकता है? तो याद रखना, अभी हमने पीछे एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करती हैं। तो जब भी ये कंडीशन हाइपोवेंटिलेशन है तो एसिडोसिस है, बस इतना दिमाग में आपको होना चाहिए। और रेस्पिरेटरी क्यों, पल्मोनरी वगैरह ये, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहां पे पूछा गया है? आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2022 में और राक एमएससी नर्सिंग 2011 में, 2014, 2017। देखो, राक एमएससी नर्सिंग का तो ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया, 3 साल में पूछा है, 3 साल लगातार पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? ए नर्स प्लान केयर फॉर ए क्लाइंट विद सीओपीडी। अब सीओपीडी है क्लाइंट को, आपको पता चल गया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी पेशेंट में, तो सीओपीडी की प्रॉब्लम है क्लाइंट को, तो नर्स उसका केयर प्लान बना रही है। और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, या तो सीओपीडी है या तो कोई रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। नोइंग दैट द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस इंबैलेंस, कौन सा होगा? तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो देखो ऑप्शन में कहां है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो ए आंसर। क्यों मैं इतना श्योर हो गया? कॉज इतना पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ नर्स में पूछा गया है अगस्त 2018 में। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड बेस बैलेंस इज इनकरेक्ट। हमको इनकरेक्ट ढूंढनी है, मतलब हमारे पास मेजर जो 3 स्टेटमेंट्स होंगी वो करेक्ट होंगी और एक गलत होगी, वो हमको ढूंढनी है। तो क्या लिखा है? हाइपर वेंटिलेशन कॉज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, तो बिल्कुल सही। हाइपर वेंटिलेशन अगर होगी तो ये रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कॉज कर सकता है, बिल्कुल सही। ओवर यूज ऑफ एंटा एसिड, अगर हम एंटा एसिड का ज्यादा यूज करेंगे, एसिडिटी को खत्म करने वाली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम एंटा एसिड्स बोलते हैं, अगर हम एंटा एसिड का ज्यादा यूज करेंगे वो कॉज करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो बिल्कुल नहीं। कैसे कॉज करेगा एसिडोसिस? हम एंटा एसिड को यूज कर रहे हैं, उल्टा ये एल्कोलोसिस कॉज कर देगा। तो हाइपोवेंटिलेशन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो बिल्कुल सही। जब हाइपोवेंटिलेशन होगी, हाइपोवेंटिलेशन में तो मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन ज्यादा होती है बॉडी में, तो हाइपोवेंटिलेशन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बिल्कुल सही। लॉस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का लॉस होना कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। गैस्ट्रिक जूस क्या मतलब? HCl। HCl जब HCl का लॉस होगा, एसिड का लॉस होगा, तो कंडीशन क्या बनेगी? एल्कलोसिस, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो क्या लिखा है? ओवर यूज ऑफ एंटी एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, लेकिन यहाँ दिया था एसिडोसिस, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तिरुवनंतपुरम कोई पेपर है वहां पे 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वैल्यू ऑन द लेबोरेटरी रिपोर्ट शुड ए नर्स एक्सपेक्ट। अब ये कह रहा है कि इनमें से जो ये हमारे पास रिपोर्ट है लैब की कोई, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वैल्यू ऑन द लैब रिपोर्ट शुड ए नर्स एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करेगी? व्हेन असेसिंग अ पेशेंट हु हैज एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, तो एम्फाइसीमा में हमको सीधी बात है एसिडोसिस पकड़ना है। तो देखो PaCO2 जो है, CO2 की वैल्यू 52 है, तो 52 वैल्यू नॉर्मल कितनी थी? 35 से 45, तो CO2 बढ़ा हुआ है। तो जब 45 से ज्यादा है, तो 45 से ज्यादा है तो मतलब सीधी बात क्या है, यहाँ पे एसिडोसिस की कंडीशन है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। पीएच जो है 7.48 है, 7.48 बेसिक की तरफ जा रहा है, एसिडोसिस ये बिल्कुल नहीं है। PaO2 जो है
94 ये तो ठीक है, चलो ये तो इसका कोई लेना देना नहीं एम्फाइसीमा के साथ। और बाइकार्बोनेट 21 है, ये भी नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट रेलेवेंट यही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ा हुआ होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा है, तो यही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, तो ए इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो, इन एम्फाइसीमा PaCO2 विल इंक्रीज अबव द नॉर्मल लेवल ड्यू टू रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एम्फाइसीमा में कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होती है हमारी बॉडी में, पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे GMCH चंडीगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, साथ में BSF नर्सिंग 2014 SI में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इन ABG रिपोर्ट, अब ABG रिपोर्ट में pH कितना है, 7.3 है, ठीक है, 7.35 से 45 तो pH नॉर्मल है समझ लो। PaCO2 कितना है, PaCO2 70 है, तो PaCO2 अब देखो ये 70 है, इतना ज्यादा बड़ा हुआ है, तो एसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं हम, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं। और PaO2 जो है 80% है एंड बाइकार्बोनेट 24 है, तो ये सीधी बात है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है, तो बी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो PaCO2 बहुत ज्यादा है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। क्लियर, समझ आ गया। और pH कितना है, 7.3, तो 7.35 से लेकर 7.45 होता है, तो ये 7.3 है, ठीक है, तो 7.3 है, तो एसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं। क्लियर, तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुका है, तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो इसकी एक्सप्रेशन देखो, डिक्रीज इन pH ऑफ ब्लड लेस देन 7.35 एज ए रिजल्ट ऑफ द रिटेंशन ऑफ एसिड और इंक्रीज द PaCO2 इन द ब्लड कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और जब भी डिक्रीज होगा pH आपका ब्लड में 7.35 से, उसका एज ए रिजल्ट ऑफ द रिटेंशन ऑफ एसिड, क्योंकि बॉडी में एसिड ज्यादा है, और इंक्रीज इन द PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, मतलब बॉडी में रिटेंशन किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन PaCO2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो PaCO2 है ये इंक्रीज अबव द नॉर्मल, ये नॉर्मल से इंक्रीज है, 35 से 45 नॉर्मल होता था, और है कितना 70 mmHg, सो इट इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, कैसे निकाला, क्या निकाला, फिर से ये डायग्राम, फिर से ये फोटो पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, रट लो इसको, वापस से एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। pH कितना होता है नॉर्मल, 7.35 से 7.45। PaCO2 कितना होता है नॉर्मल, 35 से 45 mmHg। बाइकार्बोनेट कितना होता है, 22 से 26, देखो 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट। उसके बाद PaO2 जो है 80 से 100 mmHg होता है, और सैचुरेशन 95 से अबो होती है, 95% से अबो। और ट्रिक क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस कब होगा, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी में ट्रिक क्या है, रेस्पिरेटरी में अपोजिट होगा, अगर pH बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा होगा, ठीक है, तो ये अपोजिट है, तो ये क्या है, देखो pH बढ़ रहा है, pH कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी। pH बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, अपोजिट, तो रेस्पिरेटरी। pH कम हो रहा है और साथ में बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, तो pH बढ़ रहा है तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ रहा है, इक्वल जो होगा तो मेटाबॉलिक होगा। ट्रिक क्या है, पहले pH देखो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड देखो, फिर उसके बाद बाइकार्बोनेट देखो, आंसर निकल जाता है। तो रेस्पिरेटरी ABG डिसऑर्डर्स क्या थे, डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। यही चार चीजें, यही पैरामीटर याद रख के आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। इजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कॉज ये पूरा समझा दिया है आपको बैक एंड स्टोरी, इसका आंसर आप चुटकियों में निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, देखो वापस से क्वेश्चन क्या है, इफ ब्लड गेस रिजल्ट pH जो है 7.31, pH नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है, 7.31 है, बिल्कुल बॉर्डर पे है ये, मतलब एसिडोसिस होने ही वाला है। 7.3 एसिडोसिस होने वाला क्या है, समझो हो ही चुका है एसिडोसिस को, क्योंकि 7.35 से 7.45 होता है, तो ये एसिडोसिस की कंडीशन बन रही है। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर देखो यहाँ पे pH क्या हुआ है, कम हुआ है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हुआ होगा तो इक्वल, बाइकार्बोनेट भी कम हुआ होगा तो इक्वल वाली चीज आएगी, समझो। PaCO2 कितना है 49, तो देखो PaCO2 कितना है 49, तो ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 mmHg नॉर्मल था, तो ये 45 से ज्यादा है ना, तो pH कम हुआ, ये बढ़ा, तो अपोजिट कंडीशन, तो ये कौन सी कंडीशन है, एसिडोसिस, लेकिन कौन सा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, देखो पहला ही ऑप्शन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, समझ आ गया, मैंने बाइकार्बोनेट की तरफ देखा ही नहीं, मेरे को यहीं से आंसर मिल गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द क्लाइंट इज एडमिटेड विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, सीओ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, एसिडोसिस, एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन है। देखो ब्लड ग्लेस की रिपोर्ट इसको क्या कह दिया, ब्लड गेस रिवील pH जो है इसका 7.36 है, 7.36 इसका क्या आ गया, pH आ गया, 7.35 जो है नॉर्मल होता है, 7.45 तो 7.36 इसका pH है। CO2 कितना है 45, CO2 बॉर्डर पे है बिल्कुल, ठीक है 45। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है,
और पीएच जो है 7.36 है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो अब O2 84 है और बाइकार्बोनेट 28 है, तो 22 से 26 था बाइकार्बोनेट, तो ये 28 हो गया है, मतलब बाइकार्बोनेट बड़ा है। ध्यान से समझो अब यहाँ पे हुआ क्या है। द नर्स वुड असिस्ट द क्लाइंट टू बी इन, क्लाइंट को क्या दिक्कत है, देखो ध्यान से समझो। हो तो रही है ये कौन सी कंडीशन, एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, कौन सा एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, देखो पीएच कितना है 7.36, तो पीएच नॉर्मल है 7.35 से 7.45 होता है, तो 7.36 है यहाँ पे, तो पीएच लगभग नॉर्मल है। PaCO2 लगभग बॉर्डर पे है, तो मतलब एसिडोसिस होने ही वाला था। लेकिन हुआ क्या है, बाइकार्बोनेट ने अपना नंबर बढ़ाया है और कंपनसेट किया है, तो इसको इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों कंपनसेटेड, क्योंकि पीएच नॉर्मल रखा गया है, तो मतलब नॉर्मल कर दिया है, कंपनसेट कर दिया है, नहीं तो कंडीशन क्या बनने वाली थी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन बनने वाली थी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपनसेट किया है बाइकार्बोनेट ने, बाइकार्बोनेट ने अपने नंबर को बढ़ाया है, जिससे कि पीएच वापस आ गया। ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है, क्लियर। तो इसको बोलेंगे कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अनकंपनसेटेड नहीं बोलेंगे। देखो अनकंपनसेटेड एसिडोसिस क्यों नहीं, क्योंकि पीएच तो नॉर्मल हो गया, ये नहीं आएगा। कंपनसेटेड एल्कलोसिस, एल्कलोसिस तो है ही नहीं, एसिडोसिस वाली कंडीशन थी। अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक तो नहीं है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी है, क्योंकि देखो हुआ क्या, पीएच कम हुआ है 7.35, मतलब बॉर्डर पे है, और ये PaCO2 ये भी बॉर्डर पे है। तो बॉर्डर पे क्यों आए, क्योंकि इसने काम किया है यहाँ पे, समझ आ गया। तो कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी, आप समझो एक्सप्लेनेशन में और ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब इंक्रीज इन PaCO2 level with a result alteration increase of bicarbonate value। तो जैसे ही PaCO2 वैल्यू बढ़ी थी, इसके रिजल्ट में लेवल with resultant alteration increase of bicarbonate value thereby balancing the pH within the normal range। तो इसकी वजह से जो pH जो है वो कम हो रहा था, उसको बैलेंस कर दिया गया है। इट मेंटेन नॉर्मल रेशियो ऑफ बाइकार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड। तो नॉर्मल रेशियो ऑफ बाइकार्बोनेट का कार्बोनिक एसिड में कितना होता है, 20:1 होता है, और इसको मेंटेन कर दिया गया है ब्लड के अंदर। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए पेशेंट हैज द फॉलोइंग एबीजी एनालिसिस। एबीजी रिजल्ट क्या है, पीएच कितना है, पीएच 7.52, एसिडोसिस कंडीशन 4-5 से ऊपर है ना, तो एसिडोसिस। PaCO2 कितना है 30, PaCO2 कितना है 30, तो देखो पीएच बड़ा हुआ और PaCO2 कम है। कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अपोजिट कंडीशन बन गई, तो मेटाबॉलिक वाली कंडीशन आ जाएगी, समझ आ गया। तो क्या मेटाबॉलिक कंडीशन है, अपोजिट है, तो ये कौन सी रेस्पिरेटरी वाली कंडीशन आ गई, ये मुझे पता चल गया, क्योंकि अपोजिट ट्रिक मैंने बता दी है आपको। तो समझो पीएच जो है, पीएच यहाँ पे 7.52 हो चुका है। 7.52 मतलब 7.35 से लेकर 7.45 नॉर्मल था, 7.45 हो गया। 7.45 मतलब ये क्या है, बड़ा है, तो मतलब कौन सी कंडीशन है, एल्केलोसिस की कंडीशन है, बेसिक बड़ा हुआ है, पीएच यहां से मुझे पता चला। साथ में बाइकार्बोनेट कितना है 35 से 45 जो है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड PaCO2 नॉर्मल कितना होता है 35 से 45, तो ये 35 से ज्यादा है या कम, तो यहां से कम हो गया, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये एल्कलोसिस की कंडीशन बन रही है। और कौन सा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, हाँ तो ये देखो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, बाइकार्बोनेट कितना है 24 है, तो नॉर्मल है, आंसर आ गया। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एक्सप्लेनेशन समझो। डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, कॉज पीएच जो है अबव 7.45, 7.45 से अबव हो जाएगा, क्योंकि एसिड कम हो गया, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो गई, ड्यू टू डिक्रीज इन PaCO2। जो PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, बिलो 35 होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ कंडीशन विच कॉज हाइपर वेंटिलेशन। तो किस कंडीशन की वजह से, ये हाइपर वेंटिलेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, हाइपर वेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, याद रखना, रिटेंशन बढ़ती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, जुलाई 2023 एम्स जोधपुर में पूछा गया है, एम्स पटना में 15 में पूछा गया है, ठीक है, और महाराष्ट्र का कोई एग्जाम है वहां पे 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द लैब रिपोर्ट रिपोर्ट पीएच कितना है 7.12, 7.35, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस वाली कंडीशन होगी, मुझे पता चल गया यहाँ पे। CO3 कितना है 1, CO3 बाइकार्बोनेट कितना है 1 मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो ये पीसी बाइकार्बोनेट कम है। अब CO2 से मैं पता कर दूंगा 18, 35 से 45 था नॉर्मल, तो ये इतना कम है 18 है, तो ये एसिडोसिस तो है, लेकिन कौन सा एसिडोसिस है, ये आपका
कौन सा एसिडोसिस है, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। देखो पीएच कितना हो रहा है, पीएच भी कम हो रहा है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दोनों चीजें कम हो रही हैं, पीएच भी कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, साथ में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड था PaCO2 वो 18 आ चुका है, जबकि 35 के ऊपर 35 से 45 के बीच में होना चाहिए था, और ये 18 पे आ चुका है, तो ये भी कम हो रहा है। तो इक्वल वाली कंडीशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिडोसिस तो है लेकिन कौन सा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाएगा। इज इट क्लियर। कैसे मुझे ये आंसर पता चला, क्योंकि इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर अपोजिट होता, अगर एक चीज बढ़ रही थी एक चीज घट रही थी, तो रेस्पिरेटरी हो जाता, ठीक है। तो देखो अब एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में समझो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है, बेस बाइकार्बोनेट डेफिसिट इसको हम बोलते हैं। डिक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड में पीएच घट रहा है, लेस देन 7.35 हुआ, बिल्कुल हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ द रिटेंशन ऑफ एसिड आर द डिक्रीजिंग ऑफ बाइकार्बोनेट। अब देखो रिटेंशन एसिड की हो रही है और बाइकार्बोनेट कम हो रहा है। लेवल इन ब्लड प्लाज्मा, नॉर्मल लेवल बाइकार्बोनेट का 22 से लेकर 27 मिली इक्विवेलेंट था, वो 1 पे पहुंच चुका था, इतना कम बेसिक हो चुका था। तो एसिडिक तो है लेकिन कौन सा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है, आरयूएचएस एमएससी नर्सिंग 2019 में, और राक एमएससी नर्सिंग 2017 में। तो 17 का क्वेश्चन 19 में रिपीट हुआ। क्वेश्चन क्या है, एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शो दैट अ डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल एंड पीएच वैल्यू डिनोट। बाइकार्बोनेट लेवल कम हो रहा है और पीएच क्या डिनोट करेगा, बाइकार्बोनेट कम मतलब बेसिक कम, बेसिक कम मतलब एसिडिक कंडीशन बन जाएगी। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये क्या कह रहा है सिंपली कि बाइकार्बोनेट लेवल भी कम हो रहा है, साथ में पीएच वैल्यू क्या डिनोट करेंगे, पीएच वैल्यू भी कम हो रहा है। तो डिक्रीज क्या क्या हो गया, तो दोनों कम हुए, पीएच भी कम हो गया, बाइकार्बोनेट भी कम हो गया। इक्वल कंडीशन, इक्वल से मुझे पता चला मेटाबॉलिक, और ये पता चला साथ में पीएच कम है तो एसिडो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इज इट क्लियर। तो बाइकार्बोनेट बफर बेस होती है, लेवल ऑलवेज बिलो द नॉर्मल लेवल ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट का लेवल कम होता है। क्लियर। इसी की वजह से तो पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। पीएच को कौन मेंटेन करके रख रहा है, दो ही चीजें तो है, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम देखते हैं और बाइकार्बोनेट देखते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट अगर ज्यादा हुआ मतलब बेस ज्यादा हुई, बेस ज्यादा हुई तो मतलब एसिड कम हुआ, तो पीएच क्या रहेगा, पीएच बढ़ा हुआ रहेगा। क्योंकि पीएच का ज्यादा होना क्या दर्शाता है, ये एल्कोलोसिस दर्शाता है, और पीएच का कम होना क्या दर्शाता है, एसिडोसिस। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। 7 से नीचे, 7.35 से नीचे एसिडोसिस, 7.45 से ऊपर एल्कोलोसिस। बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 22 से 26, और अगर बाइकार्बोनेट 26 से ज्यादा है तो मतलब एल्कोलोसिस हो रहा है, और बाइकार्बोनेट 22 से कम है मतलब एसिडोसिस हो रहा है। और देखो पीएच ज्यादा, बाइकार्बोनेट ज्यादा, दोनों इक्वल तो मेटाबॉलिक, तो मतलब क्या, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। क्लियर। और पीएच कम, और पीएच भी कम है, साथ में बाइकार्बोनेट भी कम है, दोनों कम हो रहे हैं, तो इक्वल वाला फॉर्मूला मुझे पता चल गया कि दोनों कम हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पीएच कम हो रहा है मतलब एसिडोसिस, साथ में बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, तो दोनों इक्वल है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन क्या है, इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस देयर इज। अब ये पूछ रहा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो आपने अभी तक इतना पढ़ लिया, इतनी स्कीम लगा ली, तो ये कह रहा है हमको कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बताओ क्या होता है। इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस देयर इज डिक्रीज इन क्लोराइड लेवल, क्या क्लोराइड लेवल डिक्रीज होता है, एक्सेस लॉस ऑफ पोटाशियम होता है, एक्सेस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एक्सेस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट होता है, तो बिल्कुल सही, सी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, ये रिम्स में पूछा गया है 2023 में, 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यू द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू सी इन पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन है, रीनल फेलियर में क्या देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से समझना, रीनल फेलियर है, यहाँ पे एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो एसिडोसिस पहचानो पहले, क्योंकि रीनल फेलियर पीछे मैंने बता दिया, रीनल फेलियर मस्कुलोस्केलेटल में, उसके बाद हार्ट की डिजीज में, सीओपीडी में एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्लियर। तो एसिडोसिस कहाँ है, 7.4949, ये कौन से कंडीशन दिखा रहा है, एल्कोलोसिस, ये दोनों ऊपर से ही उड़ गए। 7.26 दोनों एल्कोलोसिस। अब देखेंगे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट 24 है, ठीक है, 22 से 26 होता है, तो नॉर्मल है, और पीएच जो है वो क्या है, कम है, पीएच कम है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, तो ये तो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, पीएच भी कम, बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये एसिडोसिस की कंडीशन दिखा रहा है।
तो PaCO2 30, तो CO2 भी 30 हो गया। देखो 35 से 45 था, ये भी 30 हो गया, ये भी कम हो गया। तो एसिडोसिस की तरफ कौन लेके जा रहा है हमको? तो डी आएगा, क्योंकि रिनल फेलियर में, एक्यूट रिनल फेलियर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट है उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है इनमें से? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो डी है। तो एआरटी जो है, जो आपका एक्यूट रिनल फेलियर जो है, ये कॉज करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, याद रखना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है एक्यूट रिनल फेलियर, बिकॉज किडनी इज अनेबल टू एक्सक्रीट H पॉजिटिव, क्योंकि किडनी जो है वो H पॉजिटिव को निकाल ही नहीं पा रही है। तो H पॉजिटिव जितना बॉडी में रहेगा एसिड बढ़ते रहेगा। एंड सिंथेसाइज बाइकार्बोनेट बाय रिनल ट्यूब्यूल, और जो है सिंथेसाइज बाइकार्बोनेट बाय रिनल ट्यूब्यूल कर रही है, तो इसकी वजह से सीधी बात याद रखो, H पॉजिटिव जो है बढ़ता है बॉडी में, रिनल फेलियर में एसिडोसिस होता है। बस इतना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। राक एमएससी नर्सिंग में पूछा गया है 2016 में, क्वेश्चन क्या है? स्टारवेशन। तो देखो भूखा रह रहे हो, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस की कंडीशन है, शॉक है, एंड डायरिया में लीड टू, ये सारी कंडीशन कहाँ लेके जाती हैं? याद रखना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसकी वजह से होता है। अगर कोई स्टारवेशन कर रहा है, कोई डायबिटीज कीटो एसिडोसिस है, तो एसिडोसिस से ही पता चल रहा है कि एसिडोसिस है। शॉक है, ठीक है, उसके बाद डायरिया है, तो इसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ध्यान से समझो आप, कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस आर, क्या क्या कॉजेज हैं? सबसे पहला स्टारवेशन है, इनसफिशिएंसी कार्बोहाइड्रेट, अगर इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, इसकी वजह से भी क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। डायबिटीज मेलाइटिस में देखा जाए तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये भी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। शॉक की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन अगर हुई, इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ एसिटाइल सैलिसिलाइन, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है? एस्पिरिन। अगर हम एक्सेसिव यूज करोगे एस्पिरिन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अगर हम एस्पिरिन का ज्यादा यूज करेंगे, ये भी क्या करता है? ये भी कॉज करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किडनी फेलियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाई फैट डाइट, अगर आप फैट की डाइट ज्यादा ले रहे हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और माल न्यूट्रिशन, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, इसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल याद कर लो सभी चीजों को, जब भी ये चीजें आए तो याद रखना दिमाग में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल सेक्रीशन। देखो पेनक्रियाज की सेक्रीशन हो चाहे इंटेस्टाइन की सेक्रीशन हो, पेनक्रियाज से क्या सेक्रीट होता है? पेनक्रियाटिक जूस। इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या सेक्रीशन आती है? अल्कलाइन सेक्रीशन आती है आपकी, क्योंकि स्टमक तक एसिड होता था, उसके बाद तो बेसिक एनवायरनमेंट रहता है। तो इंटेस्टाइन की सेक्रीशन आर नॉर्मली अल्कलाइन, तो क्या होती है? नॉर्मली अल्कलाइन इन नेचर होती है, कंटेन हाई अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आइन। तो इसमें क्या है? हाई अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आइन होता है। सो एक्सेसिव लॉस ऑफ बेस, फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट लीड टू एसिडोसिस। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी डायरिया हो रहा है, डायरिया में एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, डायरिया में आपको एसिडोसिस देखने को मिलेगा। एसिडोसिस क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि डायरिया में जो बाहर निकला वो क्या निकला? बाइकार्बोनेट निकला। बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट बाहर निकलेगा, बेस ज्यादा बाहर निकला, अंदर एसिड बढ़ेगा, तो एसिडोसिस होगा। और अगर आप वॉमिटिंग कर रहे हो, वॉमिटिंग में क्या निकलेगा? स्टमक से कंटेंट बाहर निकला, स्टमक में क्या था? HCl था, एसिड बाहर निकला, अंदर बेस बढ़ेगी, तो एल्कोलोसिस हो जाएगा। ये याद रखना ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नर्सिंग एंट्रेंस राक एमएससी में पूछा गया था 2009 में, विच एबीजी वुड द नर्स एक्सपेक्ट इन द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। आप डायबिटिक को छोड़ो, अभी कीटो एसिडोसिस, एसिडोसिस को पकड़ो। तो एसिडोसिस वाली कंडीशन कौन सी है? यहाँ पे ध्यान से देखो, 7.35, 7.38। तो देखो 7.35 एसिडोसिस तो है, लेकिन 35 बिल्कुल अभी क्या है? माइनर सा, उतना कोई खास नहीं है। 38 तो नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। 7.46, 45 से ऊपर, ये तो एल्कोलोसिस की कंडीशन थी, ये भी नहीं आएगा। 7.30, तो 35 से 7.35 से 7.30 ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू 7.38, ठीक है। तो 38 या 7.34, 30 ज्यादा कम है। और यहाँ पे देखो साथ में PaCO2 कितना है? 30 है। PaCO2 भी कम है। साथ में बाइकार्बोनेट, मेन गेम बदल रहा है कि ये 18 ही है, जबकि 22 से 26 होना चाहिए था। तो बाइकार्बोनेट भी कम, पीएच भी कम। तो ये कौन सी कंडीशन दिखा रही है हमको? ये दिखा रहा है डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? अब समझो पहले ये डी के होता क्या है, बता तो मैंने दिया, लेकिन ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता क्या है? होता क्या है ये?
आज इसको निपटाते हैं, समझते हैं इसको। तो देखो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, बेसिकली डायबिटीज नाम से पता चल रहा है, डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसमें ये होता है, खासकर टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में देखा जाता है। डायबिटीज दो तरह के होते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज कौन सा हो गया, जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज वो डायबिटीज हो गया जिसमें पेशेंट के अंदर इंसुलिन तो बनता है, बट इंसुलिन का जो काम था ब्लड में से शुगर को निकालना, वो कैपेबल नहीं रहता है, मतलब इंसुलिन डिसफंक्शनिंग हो जाती है, इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करता, वो हो गया टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टिविटी आ जाती है बॉडी में, मतलब इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी, कोई खास काम इंसुलिन का नहीं रहता। फिर समझ आ गया। अब ये डायबिटीज वाला पोर्शन हम एंडोक्राइन सिस्टम में अच्छे से समझेंगे, बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस क्या है, इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है ऑफ डायबिटीज डेट अकर व्हेन द बॉडी लेक्स एनफ इंसुलिन। ये कब होता है, जब बॉडी में एनफ इंसुलिन नहीं होता टू यूज ब्लड शुगर फॉर एनर्जी। तो ब्लड शुगर एनर्जी यूज करने के लिए, इन्हें एनफ इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में से शुगर नहीं निकलेगा, तो एनर्जी नहीं बनेगी। तो बॉडी क्या करती है, इसको कंपनसेट करने के लिए इंस्टेड इट रैपिडली ब्रेक डाउन फैट। तो बॉडी क्या करती है, फैट को रैपिडली तोड़ना स्टार्ट करती है, और फैट के टूटने से हमें नुकसान जो है, कीटोन बॉडीज बन जाती हैं। तो प्रोड्यूस हार्मफुल एसिड कॉल्ड कीटोन्स। इट रिक्वायर इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। अब देखो, अब फैट टूट रहा है तो अब वो कीटोन एसिड बना रहा है, तो अब ये जो है ये बिल्कुल कंसर्न में हमारे मेटाबॉलिक इमरजेंसी आ गई है, बॉडी में जो है एक इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो इस पे अटेंशन देना है, तो डीकेए को हम ट्रीट करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये केरला पीएससी स्टाफ नर्स में आया हुआ है 2023 में। क्वेश्चन क्या है, एबीजी वैल्यू ऑफ अ पेशेंट शोज पीएच 7.0, तो एसिडोसिस, सीधी बात है यार। देखो 7.35 से नीचे है तो एसिडोसिस। PaO2 90 mmHg और PaCO2 23, 35 से 45 तो CO2 भी कम है, तो CO2 भी कम है इसमें। और बाइकार्बोनेट कितना है, 12 है, बाइकार्बोनेट तो बहुत कम है, एसिडोसिस की कंडीशन है। लेकिन देखो अब यहाँ पे कैच क्या है, पीएच तो कम है, ठीक है, लेकिन कितना कम है, 7.0। क्लियर। और जो आपका बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट कितना है, बाइकार्बोनेट आपका 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट भी कम है। ये तो हमको पता चल गया कि ये मेटाबॉलिक कंडीशन है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। और CO2 भी क्या हो रहा है, CO2 भी कम हो रहा है। देखो CO2 कितना था, 35 नॉर्मल होता है, बट 35 से और कम होके कितना हो गया, ये कितना हो गया, 23 पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम देखें, अगर हम एक चीज देखें कि ये कंडीशन तो हमें एसिडोसिस की बता रहा है, बट एसिडोसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ होता था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है, दैट मीन्स बॉडी कंपनसेट कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, इस बाइकार्बोनेट के इतने कम वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी वैल्यू को कम किया है 23 में। लेकिन ये कम करने के बावजूद जो पीएच है ओवरऑल बॉडी का, ये ठीक नहीं हुआ, ये फिर भी एसिडोसिस कंडीशन दिखा रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या कंपनसेट हुआ, तो नहीं, कंपनसेटेड तो नहीं आएगा। तो क्या अनकंपनसेट है, अनकंपनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्या अनकंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो ये अनकंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है, क्योंकि कंपनसेट कर रहे हैं। तो पार्शियली कंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अनकंपनसेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पीएच को 7.0 पे रखा गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम किया गया है, तो पार्शियली जो है कंपनसेट किया गया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, तो पार्शियली कंपनसेट किया गया है। क्या बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक, ये भी नहीं आएगा। पार्शियली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है ही नहीं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों, डिक्रीज इन द बाइकार्बोनेट लेवल विद अ रिजल्टेंट अल्टरेशन डिक्रीज ऑफ PaCO2। तो इसको डिक्रीज जब ये हुआ, तो इसको कंपनसेट करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी कम हुई, बट द पीएच इज स्टिल नॉट विद इन द नॉर्मल रेंज। लेकिन पीएच अभी भी नॉर्मल रेंज में नहीं आया, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राक एमएससी नर्सिंग में पूछा गया है 2009 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्लाइंट हैज फॉलोइंग आर्टेरियल ब्लड गैस, एबीजी एनालिसिस हुआ, पीएच 7.19, 35 से कम है, तो एसिडोसिस वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। PaCO2 33, 35 से कम है, ठीक है, तो 35 से कम आ गया ये भी। और बाइकार्बोनेट देखना है तो 19 है, तो बाइकार्बोनेट भी कम है, पीएच भी कम है, तो मेटाबॉलिक कंडीशन आ गई। विच मेडिकेशन वुड द नर्स, मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है, तो हम क्या देंगे, बाइकार्बोनेट देंगे। नर्सिंग प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर बेस
बेस्ड ऑन द रिजल्ट। कौन सा हम देंगे, इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे क्या, ऑक्सीजन तो नहीं देते यहाँ पे, एपिनेफ्रिन देते, तो इसका क्या आंसर आएगा, सीधा बाइकार्बोनेट देखा तो खटाक आंसर लगाओ, इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाएगा, क्योंकि एसिडोसिस को ठीक करने के लिए बाइकार्बोनेट देंगे, बाइकार्बोनेट का लेवल जब बढ़ेगा तो पीएच जो है नॉर्मल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो, डाटा गिवन इनटू क्वेश्चन शोज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिससे हमें पता चला लो बेस, बेस कम है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सो इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए हम इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, और तो इससे हम एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे या इंक्रीज करेंगे बफर बेस को। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है रॉ केमिस्ट्री नर्सिंग में पूछा गया है 2014 में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, एल्कोलिसिस मतलब पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा, बाइकार्बोनेट क्या होगा, ज्यादा होगा। जस्ट अ सेकेंड, बाइकार्बोनेट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये कंडीशन कहाँ दिख रही है, पीएच ज्यादा कहाँ दिख रहा है, 4-5 से ज्यादा, ये तो नहीं आएगा, 4-5 से ज्यादा ये आ सकता है, 4-5 से ज्यादा ये नहीं आएगा, 4-5 से ज्यादा, इससे ज्यादा ये है तो ये आएगा, तो बाइकार्बोनेट कितना आएगा, बाइकार्बोनेट बड़ा हुआ होना चाहिए, तो 36 बड़ा हुआ है, ठीक है, तो देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी मैंने आंसर निकाला इसका, क्यों निकाला, क्योंकि अभी मैंने वो सारी चीजें दिमाग में है मेरे, तो इसलिए निकल रहा है। आपका भी इतना जल्दी आंसर निकलेगा, इन क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं होता, बस पैरामीटर पता होते हैं, ट्रिक पता होनी चाहिए। इक्वल तो एसिडोसिस, कौन सा वाला एसिडोसिस, मेटाबॉलिक, ठीक है, इक्वल तो मेटाबॉलिक और अपोजिट तो रेस्पिरेटरी। इज इट क्लियर? तो देखो, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, एक्सेस बाइकार्बोनेट बेस, इंक्रीज इन पीएच ब्लड मोर देन 7.45 बढ़ा देता है, एंड इंक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो ब्लड प्लाज्मा में बढ़ जाता है, देन 27 से ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट 36 है, तो यहाँ 36 है, यहाँ पे 26 ही है, तो ये तो नॉर्मल था, तो इसलिए ये नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डी ट्रिपल एस बी नर्सिंग ऑफिसर में आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन क्या है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट ऑन डायूरेटिक थेरेपी, डायूरेटिक थेरेपी दी गई है पेशेंट को, तो पेशेंट को हमने डायूरेटिक्स पे रखा हुआ है। द नर्स वुड मॉनिटर द पेशेंट फॉर विच एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर में हम नर्स को किस में देखा जाएगा, तो याद रखना डायूरेटिक्स में H पॉजिटिव आयन का लॉस होता है, तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस को हमने देखना होता है, ठीक है, मॉनिटर करना होता है। एक्सप्लेनेशन समझो, ध्यान से समझो। कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस एक्सिस बेस क्यों होता है, और यूज टू डायूरेटिक ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन, मैंने आपको बताया ना डायूरेटिक्स यूज करके H पॉजिटिव का लॉस ज्यादा होता है किडनी से, तो लॉस H पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड फ्रॉम डायूरेसिस, डायूरेसिस से ये निकलते हैं। परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रिक सक्शनिंग, याद रखना, जब भी एक्सेसिव वॉमिटिंग हो या गैस्ट्रिक सक्शनिंग, गैस्ट्रिक से निकाल रहे हैं ना, तो क्या निकल रहा है, एसिडी तो निकल रहा है, तो यहाँ पे भी खतरा रहता है किसका, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस का। और लेवेज, लेवेजी क्या हो गया, गैस्ट्रिक सक्शनिंग को लेवेज बोलते हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ HCl, तो हाई हाइपर एडो, तो क्या लिखा है, डिक्रीज टू लॉस ऑफ HCl, और हाइपर एल्डोस्ट्रोनिज्म ड्यू टू रिटेंशन ऑफ Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव की रिटेंशन होती है, कॉज लॉस ऑफ H पॉजिटिव, देखो H पॉजिटिव निकल रहा होता है तो Na पॉजिटिव को हम रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर एल्डोस्ट्रोनिज्म। मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड जब होता है, यहाँ पे भी हमको मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस को देखना होता है, गवर्न करना होता है, क्योंकि होने की कंडीशन हो सकती है। ओवर यूज ऑफ एंटा एसिड, अगर हम एंटा एसिड का ज्यादा यूज करते हैं तब भी क्या दिक्कत बन सकती है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की बन सकती है। और एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर एक्सेसिव सोडियम कार्बोनेट लेंगे तब भी दिक्कत बन सकती है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की। जैसे पीछे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कुछ रीजंस आपको कॉजेज एक साथ बताए थे, वैसे यहाँ पे मेटाबॉलिक जो है एल्कोलिसिस के रीजन बताए हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, नोट कर लो, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो आंसर देने में इजी रहेगा। DMER महाराष्ट्र में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। क्वेश्चन क्या है, a client manages peptic ulcer disease with excessive amount of oral antacid, इसको पेप्टिक अल्सर था और पेप्टिक अल्सर में इसको क्या है, GERD होता है, जलन होती है, तो ये बहुत ज्यादा ओरल एंटासिड का यूज कर रहा है, एक्सेसिव अमाउंट ओरल एंटासिड। द क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ व्हाट एसिड बेस, एंटासिड कर रहा है तो एल्कोलिसिस का दिक्कत हो सकता है, तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस इसका आंसर आ जाएगा। ज्यादा क्या सोचना है, आंसर दो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, BHU नर्सिंग 2019 में, और राग एमएससी नर्सिंग 13 में, 14 में, 17 में, और इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 12 में। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी जगह कितनी बार आ चुका है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट, नर्स केयर कर रही है इन्फेंट को, वुड हैव
ये क्या लिखा है, इंट्रैक्टेबल, हाँ सॉरी, वुड हैव इंट्रैक्टेबल और अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग। तो देखो अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो रही है, HCl निकल रहा है, तो मतलब एसिडोसिस कंडीशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज एसिडोसिस होगा इसका। कौन सा, सॉरी एसिडोसिस नहीं, एल्कोलोसिस होगा इसका। कैसे एल्कोलोसिस होगा, क्योंकि HCl निकल रहा है, तो HCl ज्यादा निकलेगा तो बॉडी में बेस बढ़ेगी, तो कौन सी कंडीशन आएगी, एल्कोलोसिस, इसका आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो डी इसका आंसर है। तो क्या है, परसिस्टेंट प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रिक लेवेज। तो परसिस्टेंट प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक लेवेज कंटिन्यू, लो प्रेशर सक्शनिंग हो रही है, मे कॉज एक्सेसिव लॉस ऑफ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का ज्यादा लॉस होगा इनका फ्रॉम स्टमक। सो लेवल ऑफ सीरम बाइकार्बोनेट इंक्रीज, तो उसकी वजह से बॉडी में जो सीरम बाइकार्बोनेट था उसका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। H पॉजिटिव आयन डिक्रीजेस विद कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो H पॉजिटिव जो है वो कम हो रहा है, जिसका ये किसका रीजन बन सकता है, ये बन सकता है रीजन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये RUHS MSc नर्सिंग में पूछा गया है 2013 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, which of the following clinical finding is expected in a patient who has undergo gastric lavage। gastric lavage वही है, HCl निकाल रहे हैं, H पॉजिटिव कम हो रहा है, बॉडी में बाइकार्बोनेट भरेगा तो एल्कोलोसिस की कंडीशन आएगी। तो आंसर इसका क्या आएगा, क्या बढ़ेगा बॉडी के अंदर, एंड प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग में क्या बढ़ेगा, डिक्रीज सीरम पीएच, तो पीएच इसका कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, तो बॉडी में बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ेगा क्या, तो हाँ बढ़ता है। इंक्रीज सीरम ऑक्सीजन लेवल, कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीज सीरम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेम्स, क्यों नहीं ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, कॉज ये बहुत इजी है, पीछे बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो मैंने FON का डाला था वो बहुत छोटा था, ठीक है, उस दिन तो काफी प्रॉब्लम थी, बट आज मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को हम एक ही लेक्चर में पूरे को निपटा दें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, JMCH चंडीगढ़ में पूछा गया 2016 में, PGI रोहतक में भी आया 15 में, क्योंकि अब आपको जब भी ABG एनालिसिस से कोई क्वेश्चन आए आपको फटाक करके उसका आंसर आना चाहिए, कॉज आपको बेस से पढ़ाया गया है और मल्टीपल डायमेंशन में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे सब करवाए गए, तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन गलत कभी नहीं होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द पेशेंट इन द गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पेशेंट है, वार्ड इज अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब देखो पेशेंट इन द गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड में, GI सिस्टम के वार्ड में है, और उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी है विद कंटिन्यूअस लो प्रेशर सक्शनिंग, HCl निकाल रहे हैं, वही देखो कहानी बन रही है। द एसिड बेस डिसऑर्डर यू एंड एंटासिड। आप मुझे इसका आंसर करोगे, ठीक है, आप आंसर करो इसका, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इजी है, पढ़ो और आंसर करो। मैं आंसर वाली स्लाइड जल्दी घुमा देता हूँ, अब पास करके नहीं देख लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2010 में, कोई तिरुवनंतपुरम का एग्जाम है, तो क्या है लिखा हुआ है, इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद, याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन को हम मिक्स नहीं करते, किसके साथ, नॉर्मल सेलन के साथ कर सकते हैं, फाइबर इंजेक्शन करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्यों नहीं करते हैं, तो प्रेसिपिटेशन हो जाती है। देखो क्या होता है, कैल्शियम शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कभी भी कैल्शियम को नहीं दिया जाता है, बिकॉज इट में प्रेसिपिटेट सोडियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम मिक्सचर बन जाता है। मतलब क्या होता है, इफ यू मिक्स लिक्विड कैल्शियम एंड लिक्विड सोडियम बाइकार्बोनेट टुगेदर लाइक इन एन IV ड्रिप, कोई IV ड्रिप में आपने इनको मिक्स किया तो वहां पाउडर बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएंगे उनके, वो रिएक्शन कर देगा, दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड टर्न इनटू सोडियम व्हाइट क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस में पूछा गया है 2015 में। क्वेश्चन क्या है, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेस एक्सरसाइज कर रहा है कोई विदाउट रेस्ट रिजल्ट इन एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो विदाउट रेस्ट एक्सरसाइज करेगा तो बॉडी में एक्युमुलेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, उल्टा लैक्टिक एसिड भी बनेगा, और देखो लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है, एंड लैक्टिक एसिड एंड द कॉज फटीग इन मसल, और उसकी वजह से दिस कॉज फटीग, बॉडी में फटीग होगी। जब आपने देखा होगा कहीं लॉन्ग ट्रैकिंग पे जाते हो, अगर कहीं कभी अगर हम कहीं किसी पिलग्रिम में चले गए, वैष्णो देवी चले गए, या कहीं ऐसे चले गए कि बहुत सारा डिस्टेंस हमने चला, उसके बाद देखा है टांगों में बड़ी दर्द होती है ना, या ज्यादा आपने कभी जिम चले गए, अचानक से जोश चढ़ा तुम्हें जिम करने का, वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का, एक्सेसिव तुमने कर लिया, तो तुम्हें लगता है कि अगले दिन फटीग, ऐसा लगता है कि पस भर चुकी है पूरी, तो होता क्या है, बेसिकली लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है, क्योंकि बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी को बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उतनी ज्यादा होती नहीं है जितना हम काम कर लेते हैं। तो जब हमारी बॉडी को, अब हमको पता है काम करना है, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी कंपनसेट करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनारोबिक चला देती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेती है, बट उसके जो है उसके बाई प्रोडक्ट उसका बन जाता है जो है लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड से पेन होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देयरफॉर नर्स एडवाइस पेशेंट टू, तो इस कंडीशन में नर्स क्या एडवाइस करती है पेशेंट को, सिट एंड टेक ब्रीथ,
जो बैठो और सांस लो, वो तो सांस ले ही रहा था लेकिन प्रॉपर सांस नहीं ले रहा है, तो ये नहीं आएगा। ब्रीथिंग इन बिटवीन एक्सरसाइज के ब्रीथ करो, ये भी उतना रेलेवेंट नहीं है। सिट एंड ब्रीथ, बैठो और ब्रीथ करो, तो आपने बैठना है और ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथ करना है, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ब्रीथिंग डीपली आफ्टर एक्सरसाइज ऐसा नहीं है, तो सी इसका क्या है आंसर आएगा। देखो, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक होती है और एक एनारोबिक होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, याद रखना। और लैक्टिक एसिड बनता है हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन में ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज में कॉज फटीग, इसकी वजह से फटीग होता है। बाय टेकिंग ब्रीथिंग आफ्टर सिटिंग विल डिक्रीज डिमांड ऑफ O2। और जब आप बाय टेकिंग ब्रीथिंग आफ्टर सिटिंग, जब आप बैठोगे, बैठने के बाद जब आप विल डिक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एंड आल्सो वॉश आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन। और जब आप रेस्ट लोगे, रेस्ट लेने के बाद जब आप ब्रीथ करोगे, बाय टेकिंग ब्रीथिंग आफ्टर सिटिंग, बैठ के ब्रीथ करोगे, बैठने के बाद आप ब्रीथ कर रहे हो, डीप ब्रीथ कर रहे हो, तो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी वॉश आउट होने लगेगा और ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी टू स्टॉप फर्दर फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से अब लैक्टिक एसिड बनना कम हो जाएगा। दिस इज कॉज फटीग एंड पेन इन मसल, जिसकी वजह से पेन और फटीग हो रहा था वो ठीक होने लगेगा। इज इट क्लियर? देखो, आज हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एसिड बेस बैलेंस के सारे क्वेश्चंस को हमने अभी सॉल्व किया है, एक एक चीज को हमने बारीकी से देखा है। देखो, जिस इंटेंशन के साथ मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, आपको उसी इंटेंशन के साथ इस चीज को रिवाइज करना है, एक एक चीज को देखना है। जहां पे कहीं आपको लगा कि मुझे वहां पे समझ नहीं आया, वीडियो पॉज करो या वीडियो पीछे करो, आराम आराम से देखो, 2-3 बार इसको देखो। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर जिस स्टूडेंट ने कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आज के लेक्चर को देखा होगा, वो एबीजी एनालिसिस से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा। बस याद क्या रखना है, पीएच याद रखना है। नॉर्मल पीएच कितना, जल्दी मेरे साथ याद करो, 7.35 से 7.45। नॉर्मल PaCO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 35 से 45। क्या वैल्यू, mmHg। अगर बाइकार्बोनेट कोई पूछ ले तो कितना है, 22 से 26। ठीक है, इसका वैल्यू, इसका यूनिट क्या है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो यहाँ पे याद रखना। और सैचुरेशन ऑक्सीजन की कितनी होती है, 95% से एबो होती है। अब ये सारी चीजें, ये सारा लेक्चर ध्यान से आपने देखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। और अब कोई भी क्वेश्चन आपका, मतलब एक क्वेश्चन पक्का हो गया आपका, एक क्या दो, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं यहीं से। एबीजी एनालिसिस में एग्जामिनर आपको फंसाता है, बट अब हम नहीं फंसेंगे, कॉज हमने एबीजी एनालिसिस को बिल्कुल ब्रेक कर करके बिल्कुल इसका चिथड़े उड़ा दिए और एकदम हमने इसको समझ लिया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्या आज आपको एबीजी एनालिसिस अच्छे से समझ आया? क्या पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो इस वाले लेक्चर से, कि अब आप बोल सकते हो कि अब एबीजी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम निकाल लेंगे? अब कहीं से भी एबीजी एनालिसिस सर्च करो, क्वेश्चन आया सॉल्व करो और आगे बढ़ो। और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, तीनों पे फॉलो करो, तीनों पे अलग अलग कंटेंट आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे जरूर 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 जुड़ो, क्योंकि रोज क्वेश्चन डालता हूँ, रोज सुबह 7 बजे टीम क्वेश्चन डालती है। टेलीग्राम पे अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अलग अलग रील्स आ रही है। सीओपीडी वगैरह ये सब मैं देख रहा था, मैंने नहीं देखा था, बट टीम ने सीओपीडी वगैरह और भी कुछ कुछ नोट्स डाल के रखे हुए हैं आपके इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो करो। देखो, फालतू की बहुत सारी चीजें आपने फोन में इंस्टॉल करके रखी हैं, अलग अलग चीजों को फॉलो करके रखा है, बट अब आप उस चीज को फॉलो करो ना जो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाएगा। आप उस चीज को फॉलो करो जो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाएगा। आप अपने सपने पूरे करने के लिए, चेज करने के लिए उन चीजों को फॉलो करो जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाएंगे। याद रखना, कामयाब हो जाओ, जितना जल्दी हो सके कामयाब हो जाओ, माता पिता के सपने पूरे करो और तुम ही कामयाब होंगे, क्योंकि अभी तक तुम इस लेक्चर में टिके हुए हो। आपके साथ आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपके साथ हमारी ब्लेसिंग्स है, हमारी टीम की ब्लेसिंग्स है, और आप ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो। जरूर सिलेक्शन आप ही का होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिया करो। आपकी जो अप्रिसिएशन, आप जो जो चीजें, कुछ इतनी प्यारी चीजें लिखते हो, वो मेरे लिए फ्यूल है, मेरा मोटिवेशन है, और मुझे काम करने के लिए मजबूर करती हैं वो सारी चीजें। तो प्लीज अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स जरूर दिया करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, हाइप जरूर किया करो। और शेयर तो करना ही है, साथ में हाइप जरूर करना है, क्योंकि हाइप से हर नर्सिंग स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। हमारा ये संकल्प है कि हम सेलेक्ट होंगे, हम एम्स में सेलेक्ट होंगे, या जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, हमने वहां सेलेक्ट होना है, और साथ के साथ ही पीआर यादव सारथी बैच को हर नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाना है। ये हमारी जो है, ये हमारा कर्तव्य है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।